एज्यूम करते हैं एक लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। जो लाइट रे आ रहा है एक मीडियम से होता हुआ गुजरता हुआ आया, दूसरे मीडियम में जाएगा, तो आने वाला लाइट रे को इंसिडेंट रे कहेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंटरफेस है यहाँ पे जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल सर एक बार रिपीट कीजिएगा ना। बस कुछ जस्ट स्टार्ट ही किए हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहां पे लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट रे बैंड करता है। यहाँ पे एक कंडीशन लिए हैं कि लाइट रे को हम भेज रहे हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। जो लाइट रे आ रहा है एक मीडियम से होते हुए इंसिडेंट रे कहेंगे। लाइट रे को जाना चाहिए था इससे, लेकिन ये थोड़ा सा बैंड करता है, और बैंड करने के बाद इस तरह से सपोज गया। इंसिडेंट रे है ये, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप देख सकते हो इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये छोटा है। इसी तरीके से यदि आप लाइट रे को, लास्ट क्लास में हम किए भी थे, ड्रॉ भी किए हुए थे, यदि लाइट रे को डेंसर मीडियम से भेजेंगे तो आप देख सकते हो कि लाइट रे जाना चाहिए था ऐसा। इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करता है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आप पाओगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। चलिए रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ वेरी करता है। याद करना वेवलेंथ हम क्या बताए हुए थे, इस तरह का वेव है, डिस्टेंस बिटवीन consecutive ट्रफ और या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। होता ये है जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो वेवलेंथ डिक्रीज कर जाता है, और वेवलेंथ के डिक्रीज करने के कारण स्पीड भी क्या होगा, कम हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल यदि लें, रेयरर मीडियम, चलो ये एयर है, डेंसर मीडियम वाटर है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेटेड या ऑब्जर्व वैल्यू है। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हो रहा है, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसका स्पीड वैरी करता है, या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। आप देख रहे हो जब ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, आप याद रखने के तौर पर, एक लॉजिक के तौर पर, कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, कुछ ऐसा है जैसे आदमी ही, हम ही लोग, यदि हम लोग कोई फील्ड में चल रहे हैं तो हमारे पांव के बीच क्या है कि एयर है, और वही जब पानी में हम लोग चलेंगे, मान लो कि यहाँ तक नी तक वाटर है, और वहां पे यदि हम लोग दौड़ रहे हैं तो आप पाओगे कि पानी फंसेगा और उतना स्पीड नहीं दौड़ पाएंगे जितना फील्ड में दौड़ रहे हैं। मतलब स्टेप्स कम हो जा रहा है। उसी तरह से याद रखने के तौर पर याद रख सकते हो कि जब एयर के थ्रू लाइट पास करता है तो वेवलेंथ ज्यादा होता है, और जब डेंसर मीडियम में मान लो कि वाटर में गया तो वेवलेंथ का वैल्यू कम हो गया, और वेवलेंथ का वैल्यू कम होने के कारण क्या होता है, वेव वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। जब वेवलेंथ कम हो जाता है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, कम हो जाता है। यह याद रखना है कि वेलोसिटी कम हुआ, रेयरर से जब डेंसर में गया वेलोसिटी कम हुआ, फ्रीक्वेंसी कभी कम नहीं होता है। क्या वेरी करता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ के ही वेरी करने के कारण वेलोसिटी वेरी करता है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज कर जाता है तो जाना चाहिए था इस तरह से,
सोचो कि धीमा हो गया तो ये एक शॉर्टकट पाथ में चला जाता है, इसका पाथ इधर आ जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर जाता है। और इसी के अपोजिट जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, जब वाटर के थ्रू लाइट जा रहा है, इसका स्पीड है इतना, जैसे ही एयर में गया तो स्पीड इंक्रीज कर गया, इस कारण से क्या होता है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रहा है। ठीक है, यही है रीजन कि वेवलेंथ वेरी करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के कारण, जिस कारण से उसका वेलोसिटी वेरी कर जाता है, और उसी यही रीजन है कि यह उसका पाथ बेंड कर जाता है। ठीक है, समझ गए ये? Yes, sir. आगे बढ़े, ये मिटाए, हम ये फिगर मिटाने वाले हैं। Yes, sir. मिटाए। Yes, sir. देखो इसमें एक कंट्राडिक्शन है, अभी जो हम बताए, अभी तक तो हम लोग को यही थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि अभी रे डायग्राम के अनुसार ये सब सारा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। जब हायर क्लास में आप 12 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो वहां पे और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। एक यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है बच्चों के, देखोगे यदि हम लाइट को क्या कर रहे हैं, लाइट रे को नॉर्मली इंसिडेंट करा रहे हैं, नॉर्मली इंसिडेंट करा रहे हैं मतलब क्या, इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल भी यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पे पाते हैं 0, मतलब यहाँ पे बेंडिंग नहीं हो रहा है। जब नॉर्मली इंसिडेंट करा रहे हैं तो लाइट रे जो है वो बेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? यहाँ पे यदि हम एक्सप्लेनेशन यदि देखें कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो क्या यहाँ पे स्पीड कम नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यहाँ पे एयर में स्पीड है जितना 3 × 10⁸, नॉर्मली इंसिडेंट कराया, वाटर में गया, स्पीड डिक्रीज हुआ, स्टिल ये बेंड नहीं करता है। ठीक है, रीजन बता सकते हो कोई? देखो क्या है रीजन, समझते हैं थोड़ा। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग आप आगे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम कुछ अलग ढंग से समझा रहे हैं। वेव थ्योरी को यहाँ नहीं बताया जा सकता है। देखो सपोज करो ये एयर है और नीचे वाटर है। अब लाइट रे को एज्यूम करते हैं कि एक ब्रॉड, मतलब लाइट रे बहुत ही नेरो पार्ट होता है, उसको एज्यूम करते हैं एक उसको सोचो कि जूम करके देखा जा रहा है, बहुत बड़ा करके देखा जा रहा है या इनलार्ज फॉर्म में देखा जा रहा है। तो लाइट रे कुछ इस तरह से आया जब ऑब्लिकली इंसिडेंट करा रहे हैं, ध्यान देना, ऑब्लिकली इंसिडेंट करा रहे हैं। अब लाइट जिस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ध्यान देना, यदि लाइट रे है ये यदि हम लाइट रे बोले तो लाइट का ये जो एंड है, इधर का एंड इसके रेस्पेक्ट में बोलो या फिर बोल सकते हैं इसके साथ साथ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ है। मतलब यदि ऑब्लिकली इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट लिए तो लाइट रे का इसी का अपोजिट पॉइंट यदि हम लोग बोले तो ये है ए बी। इसी तरीके से यदि हम आगे बढ़ते जाए तो इस तरह से ले सकते हैं। मतलब देखो लाइट रे को जब हम इंसिडेंट करा रहे हैं ऑब्लिकली इंक्लाइंड वे में कुछ एंगल के साथ, तो क्या होता है, लाइट का ये जो पॉइंट है, ये फेज जो है बोल सकते हैं ए और ये बी, जैसे ही इंटरफेस पे पड़ता है और इंटर करता है दूसरे मीडियम में अंदर जाता है, तो क्या होता है, इस पार्ट का स्पीड कम हो जाता है, इस पार्ट का स्पीड कम हो गया, लेकिन ये जो पार्ट है बी पार्ट, अभी भी इसका स्पीड ज्यादा है।
इस पार्ट का या इस पोर्शन का स्पीड कम हो गया, इस पोर्शन का स्पीड अभी भी ज्यादा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे स्पीड कम जब हो गया तो ये धीमा जाना चाहेगा, और ये जो है अभी भी स्पीड इसका ज्यादा है, जिस कारण से ये क्या होता है, बैंड हो जाता है इस तरह का। यही मान लो कि वाटर ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से आप यदि करोगे तो आप पाओगे जैसे ही ये निकला तो इसका स्पीड क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, और अभी भी इसका स्पीड धीमा है। मतलब इस तरह का है, देखो सोचो, मान लो एक साइड में ये आगे भागना चाहेगा, और इसी के पैरेलल जो एक पॉइंट है वो यदि पीछे रह गया तो क्या होगा, ये आगे बढ़ना चाह रहा है और ये पीछे रह गया तो क्या होगा, इसका मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा लेंथ कवर करेगा और ये कम लेंथ कवर करेगा। इस कारण से क्या होता है, इसमें बेंडिंग हो जाता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि ये ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे क्या है कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आया, या आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ ज्यादा है और यहाँ से यहाँ तक जब आ रहा है और थोड़ा कुछ कम, मतलब इसका लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यही रीजन होता है कि जब लाइट रे ऑब्लिकली इंसिडेंट करता है तो इसका एक पोर्शन जब इंटर कर चुका होता है लाइट का, तो उसके पैरेलल जो पॉइंट है वो दूसरे मीडियम में होता है। सपोज ये पहला मीडियम है, या इसको यदि पहला माने, ये पोर्शन यदि दूसरे मीडियम में इंटर कर चुका तो इसके पैरेलल जो पॉइंट है वो अभी भी पहले मीडियम में, इसका स्पीड धीमा हो चुका और इसका स्पीड अभी भी ज्यादा है। जिस कारण से क्या है कि जिस जगह पे जहां पे मोशन ज्यादा है या स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा लेंथ कवर करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ है और सेम टाइम में यहाँ से यहाँ तक यदि आ गया तो आप देख सकते हो कि ये लेंथ क्या है, ज्यादा है। मतलब बिल्कुल इस तरह का बायो में एक पढ़ते हो, टेंड्रिल्स का मूवमेंट। टेंड्रिल्स का मूवमेंट क्या होता है, जैसे कोई क्लाइंबर होता है उसमें टेंड्रिल्स इस तरह का बनता है। तो वहां पे आप पढ़े हुए हो कि इंटरनल पार्ट में क्या होता है, ग्रोथ कम होता है, और बाहर वाले हिस्से में क्या होता है, ग्रोथ ज्यादा होता है। यहाँ पे ग्रोथ कम, इसमें ग्रोथ ज्यादा, उसी के कारण क्या होता है, ये इस तरह से बेंडिंग कर जाता है। देख सकते हो इसका लेंथ यहाँ पे कम है और यहाँ पे लेंथ क्या है, ज्यादा है। ये लेंथ कम और ये लेंथ क्या, ज्यादा। और यही रीजन है कि स्पीड के वैरी करने के कारण क्या हुआ, ये बेंड कर गया। इसी को हम परपेंडिकुलर भी दिखाएंगे। क्या ये समझ में आया जो एक्सप्लेनेशन दिया अभी? Yes, sir. ठीक है, देखोगे यही, ये मिटाए हम। सर इस केस में अगर जैसे वाटर में अगर हम लाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो जो ए रे है वो पहले दिखेगा और फिर जो बी रे वाला लाइट है वो बाद में दिखेगा सर। स्पेस में बोल रहे हो? नो सर, अगर जैसे हम वाटर में देखना चाहे लाइट को तो ए जैसे ए पहले आ गया वाटर में दूसरे मीडियम में तो वो पहले दिखेगा और फिर बी उसके कुछ टाइम बाद दिखेगा। क्यों, देखो इतना कम डिफरेंस है ना, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। आप खुद सोचो स्पीड कितना ज्यादा है। स्पीड है लगभग, यदि हम ये वैल्यू ना लेके कम भी यदि लिए 2 × 10⁸ भी लिए तो बहुत बड़ा वैल्यू है। तो इतना स्पीड है कि थोड़ा सा भी डिस्टेंस या बहुत बड़ा डिस्टेंस भी कवर करने के लिए नेग्लिजिबल टाइम लगेगा, तो उतना इफेक्ट तो हमारा आंख ऑब्जर्व नहीं कर पाए। ओके सर। समझे? यस सर। हाँ। अब देखो यही चीज, जब मान लो कि ऊपर एयर है नीचे वाटर है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है, लाइट को ब्रॉड करके दिखा रहे हैं इस तरह से, ए बी, एक पॉइंट जो है उसके पैरेलल बी है, और इसी तरह से यदि हम आगे दिखाएं, मतलब ए पॉइंट जब इंटर कर रहा है तो बी पॉइंट के साथ साथ इंटर कर रहा है। मतलब रे के दोनों एंड का नहीं का मतलब इस एंड का बात कर रहे हैं, दोनों एंड एक साथ इंटर किया, दोनों एंड का स्पीड एक साथ कम हुआ, जिस कारण से क्या है, यहाँ पे बेंडिंग नहीं होता। दोनों एक साथ अंदर गया, स्पीड यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे भी ज्यादा, जैसे ही अंदर गया तो दोनों एंड का स्पीड क्या हुआ, कम हो गया, इसलिए यहाँ पे बेंडिंग नहीं होता। ठीक है, समझ गए ना? यस सर। बाकी अभी जो एक्सप्लेनेशन दिए
इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, सिलेबस में आपका नहीं है, बुक में नहीं है। हाँ, क्वेश्चन ये देगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप लिखोगे व्हेन अ लाइट रे goes from one medium to another medium, the wavelength of light changes, due to which velocity of light also gets changed and the light bends either towards the normal or away from the normal। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन लिखवा दें कि लिख लोगे रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? सर लिख लेंगे। क्या बोले, लिख दें क्या? सर लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जितना भी एक्सप्लेनेशन देते हैं बुक में क्वेश्चंस वो सब जरूर आता है, जरूर लिखो। अभी तक 2 क्वेश्चन का आंसर आपके पास आया होगा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा व्हाट इज रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। देखो नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ जो है मिलता जुलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। पहला क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and refracted ray all lie in the same plane। ठीक है, यस। incident ray normal at the point of incidence and refracted ray all lie in the same plane। इसका मतलब समझो क्या है। मान लो ऐसा है, ये इंटरफेस है, ठीक है, या एज्यूम करते हैं कि 2 मीडियम है, सपोज ये इंटरफेस, ऊपर एयर नीचे वाटर। मान लो कि लाइट रे हम इंसिडेंट कराए, इस तरह से इंसिडेंट रे गया, यहाँ पे नॉर्मल हम लोग खींचेंगे तो एक नॉर्मल होगा ये, और लाइट रे बैंड करेगा, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन ये बैंड करेगा, इस तरह से बैंड करेगा। तो ये फर्स्ट लॉ ये कहता है कि तीनों रे सेम प्लेन पे होगा। मतलब यदि हम एक व्हाइट पेपर लाएं और व्हाइट पेपर में यदि हम इस तरह से ले आएंगे तो आप पाओगे कि व्हाइट पेपर का जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन, उसमें यदि इंसिडेंट रे है, एक इमेजिनरी लाइन नॉर्मल यदि उसी पे है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी क्या होगा, इसी प्लेन पे लाई करेगा। इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों क्या होगा, सेम प्लेन पे लाई करता है। क्या फर्स्ट लॉ को समझे? सर रिपीट कर दीजिए। हम कहे कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये, और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों हमेशा सेम प्लेन पे लाई करता है। प्लेन का मतलब क्या, कि कोई यदि हम एक व्हाइट पेपर लाएंगे, 2 इंसिडेंट रे और नॉर्मल यदि उस पे लाई कर रहा है तो तीसरा भी उसी प्लेन पे लाई करेगा, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर होगा या नीचे की ओर होगा। ठीक है, क्या समझ पाए ये? हाँ चलो ठीक है, ध्यान देना। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ये कहता है, यहाँ पे तो आप देख रहे हो, देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं है, लेकिन हाँ दोनों में एक रिलेशन जरूर है। यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लिए, साइन दैट इज साइन थीटा जो ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ते हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ साइन लिए, साइन आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के भी साथ साइन लिए, और ये रेशियो लिए, दोनों का रेशियो लिए, तो हमेशा एक कांस्टेंट, हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा। जैसे यदि हम एयर है, वाटर है, इस 2 मीडिया के लिए, मीडियम का प्लूरल मीडिया, और दीज 2 मीडिया, यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ लेंगे, लाइट रे को मान लो कि 45 डिग्री एंगल से
इंसिडेंट कराए, हो सकता है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बने 30 डिग्री, तो साइन 45 बाय साइन 30 आप करोगे, साइन 45 बाय साइन 30। साइन 45 का वैल्यू आपको पता है 1/√2, इसका वैल्यू आपको पता है 1/2 ये ऊपर जाएगा तो 2/√2 आएगा, तो 1.414। देखोगे एयर और वाटर में ये जो रेशियो है, हम तो भाई अंदाज से लिए, साइन 45 लिए और साइन 30, 45 डिग्री जब लोगे तो हो सकता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 32 33 बने, इसके लिए टेबल देखना पड़ेगा। साइन 30 इसलिए लिए क्योंकि आपको इसका वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो सही मायने में यदि ये रेशियो आपको मिलेगा, ध्यान देना, यदि एयर और वाटर का आप दो मीडियम ले रहे हो, साइन आई बाय साइन आर किए, तो इसमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा मिलेगा 1.33, हमेशा मिलेगा कितना 1.33। 1.4 लिखे, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम वैल्यू लिए थे एंगल का, लेकिन एक्चुअल यदि बात किया जाए, एक्सपेरिमेंट में आप करोगे तो एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा, साइन आई बाय साइन आर क्या आएगा 1.33, ठीक है। अब क्या करो, ध्यान देना, यदि आप एंगल को बढ़ा दो, ये मान लो कि एक्सपेरिमेंट 1 है, एक्सपेरिमेंट 2 ये किए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिए, सपोज किए साइन 50 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा बढ़ेगा, सपोज ये हो गया साइन 33 डिग्री। टेबल देखने के बाद ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का वैल्यू पुट किए, कैलकुलेट किए, पता चलेगा कि भाई वैल्यू अभी भी उतना ही आएगा, कितना 1.33, ठीक है। मतलब अब समझना, स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं सेकंड लॉ के लिए, यदि हम दो मीडियम ले रहे हैं, कोई दो मीडियम ले रहे हैं ऑप्टिकल मीडियम, और वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बना, उसके साथ साइन ट्राइग्रामेट्रिक रेशियो लेके यदि हम दोनों का रेशियो लिए, साइन आई बाय साइन आर लिए, तो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब क्या है, 1.33 आया किस मीडियम के लिए, किस दो मीडियम के लिए, एयर और वाटर के लिए। लेकिन यदि हम एयर और ग्लास लेते, एयर ग्लास यदि हम मीडियम लेते, यहाँ एयर यहाँ ग्लास, यही प्रोसेस को कंटिन्यू करते तो 1.5 आएगा, और हमेशा 1.5 आएगा, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना भी बढ़ा लो या कितना भी कम रखो। इस मीडियम के लिए 1.5 ही आएगा, एयर वाटर मीडियम के लिए हमेशा 1.33 आएगा, मतलब कांस्टेंट है, लेकिन किसके लिए, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब जो हम मीडियम, दो मीडियम का पेयर जो लिए हैं उसके लिए फिक्स है। मीडियम यदि चेंज करेंगे तब वैल्यू चेंज होगा। समझ में आया ये क्या कांस्टेंट होगा? Yes, तो sir. के Yes, फॉर sir. कांस्टेंट, के फॉर कांस्टेंट, ओके। क्या सेकंड लॉ समझ में आया? बुक सामने निकालो सबको और बुक एक बार स्टेटमेंट पढ़ो जो हम बताए अभी। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for given pair of media and a particular light ray। मतलब जब तक हम सेम मीडियम रखेंगे दोनों सेम वैल्यू आएगा, और लाइट रे का कलर भी वही रखना है। लाइट रे का कलर यदि चेंज करोगे तो कांस्टेंट का भी वैल्यू चेंज होगा। तो ये कांस्टेंट कब है, दोनों मीडियम को फिक्स रखना है और लाइट रे का कलर भी फिक्स रखना है, दैट इज लाइट का वेवलेंथ भी फिक्स रखना है। लाइट का कलर चेंज करते हैं तो वेवलेंथ चेंज होता है, वो आगे आप पढ़ लो, ठीक है। बुक निकालो सबको और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बुक में दिया है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। पढ़िए, कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो पूछो अभी।
No, sir, no doubt. No sir, no problem. ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना? नो देख लो सर। एक बार, किसी को डाउट है तो पूछ लो। No नो sir. सर। ठीक, अच्छा देखो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। आगे हम लोग एक टर्म पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इवन आप आईसीएसई बोर्ड के हो, ये सब सारा टर्म आप लोअर क्लास में पढ़े हो, भले कम पढ़े हो, आप यहाँ पे डिटेल थोड़ा पढ़ो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसको हम लोग और डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ऑप्टिकल मीडियम का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ऑप्टिकल मीडियम का होता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा, एक्चुअल में उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। और कौन सा मीडियम का देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो जिस मीडियम में लाइट रे जा रहा है, वाटर का देगा। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। जिस मीडियम में लाइट रे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, जिस मीडियम से जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में। बाकी ये डिटेल में हम आगे बताने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। और इसमें और एक पॉइंट है, ये जो आपके पास स्टेटमेंट या ये जो लॉ आया, इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। कभी कभी डायरेक्ट दे देता है स्टेट स्नेल्स लॉ। ठीक है, ओके, समझ गए? Yes sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी एक तीसरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए लिखने के लिए, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी लॉ क्वेश्चन पूछेगा तो इसका फिगर जरूर बनाओगे, है ना? इसमें फिगर मस्ट है, फिगर जरूर बनाना है। ये फिगर, ये सब मेंशन नहीं करना है, स्पीड ऑफ लाइट मेंशन नहीं करना है, लेकिन फिगर बनाना है। ओके, Okay sir. नेक्स्ट टॉपिक देखो बुक में क्या है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद क्या है नेक्स्ट टॉपिक? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। हाँ Yes, सर। Yes sir. ठीक, अच्छा देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कुछ एग्जांपल हम लोग जान लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एग्जांपल भी पूछता है। देख, एक डायग्राम से समझते हैं कि एग्जांपल बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया जा सकता है इसका। सपोज एक कंटेनर है और ये पानी से भरा हुआ है। इस कंटेनर में क्या करते हैं, कॉइन डाल देते हैं। कंटेनर का जो डेप्थ है पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, सपोज 10 सेंटीमीटर। आप कॉइन को ऊपर से देखते हो, क्या फील होगा? Raised appearance. कॉइन जो है एक्चुअल में जितना डेप्थ है, बाहर से देखते हैं कंटेनर को तो भाई डेप्थ ज्यादा नजर आता है, लेकिन जब हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से जब देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर डेप्थ का नजर नहीं आता है। कॉइन थोड़ा रेज्ड अपीयर होता है। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको रे डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं। देखो होता ये है, आप इमेज के बारे में जान चुके होंगे, क्लास 9 में भी पढ़े हो। जब भी लाइट चैप्टर आता है तो वहां पे इमेज का डेफिनेशन जानना जरूरी हो जाता है। इमेज क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट का एक फोटोकॉपी बन जाता है। ऑब्जेक्ट का एक फोटोकॉपी बनता है एक पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो उस फोटोकॉपी को बोलते हैं इमेज। लेकिन बनता कैसे है? जब लाइट रे, कोई मिरर है
मिरर से टकरा के लाइट रे रिफ्लेक्ट करने के बाद कहीं यदि मीट करे, दो या दो से ज्यादा लाइट रेज, जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करे एक्चुअली या अपीयर होता है मीट करता हुआ, तो वहां पे इमेज बनता है। तो रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर सकता है या रिफ्रैक्शन के बाद, जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। द पॉइंट एट विच लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन meet or appear to meet is known as image of the object. And there are two types of image, real image and virtual image. If light rays meet actually after reflection or refraction, then the type of image is called real image. And if light rays don't meet actually but appear to meet at a particular point, then the इमेज इज नॉन एज वर्चुअल इमेज। ऐसा इमेज हम लोग को दिखता जरूर है, लेकिन एक्चुअल में लाइट रे वहां पे पहुंचा नहीं है, लाइट रे मीट नहीं किया, लेकिन फिर भी इमेज बनता है, तो वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या इमेज का डेफिनेशन लिखा देना है क्या? बोलो। नो सर, अंडरस्टूड। ठीक है, लिख लेना। तो यहाँ पे हम लोग एक इमेज ऑब्जेक्ट को ना देख के हम लोग इमेज देखते हैं। देखिए यहाँ से कभी भी जब हम लोग इमेज ड्रॉ करें, बहुत सारा लाइट रेज यहाँ से जा रहा है, लेकिन खासतौर पर दो ही लाइट रे दिखाते हैं। दो लाइट रे जहां मीट किया वही इमेज शो कर देते। तो यहाँ पे यदि देखते हैं, एक लाइट रे इस तरह से गया, डेंसर है, ये रेयर है। यहाँ पे यदि नॉर्मल आप ड्रॉ करो तो आप पाओगे नॉर्मल से दूर जाएगा। चलो इसी तरह से एक लाइट रे ऐसे भेजे, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर जाएगा ऐसे। जब हम लोग ऊपर से देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि लाइट रे कहां से आ रहा है, यहां से। मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जो हम तक पहुंच रहा है, अपीयर होता है मीट करता हुआ यहाँ पे, दैट इज ऑब्जेक्ट का एक फोटोकॉपी यहाँ पे बनता है, इमेज, वर्चुअल इमेज बनता है, और वही हम लोग को दिखता है। इसीलिए कॉइन क्या होता है, रेज्ड अपीयर होता है। ठीक है, समझ गए ये? यस सर। ठीक है, अच्छा देखो बुक निकाल लो सब कोई। हो सकता है इसका एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद दिया हो या कहीं ना कहीं तो दिया हो। और एग्जांपल यदि हम ले, यदि कोई कंटेनर है या फिर आप देखते होंगे तालाब वगैरह में, कोई वाटर बॉडी में एक स्टिक है, तो वाटर बॉडी में जो स्टिक है होता है, स्टिक कैसा है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ से ये टूट गया है और इस तरह से टेढ़ा नजर आता है। स्टिक ये सीधा होता है, लेकिन ऐसा नहीं नजर आता है। ये यदि एयर है और ये वाटर होता है, यहाँ पे है, लेकिन इस तरह से टेढ़ा नजर आता है, ऑब्लिक। ठीक है, नहीं ऊपर आएगा, सॉरी, ये नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर दिखेगा। इस तरह से यदि है, इस तरह से स्टिक इस तरह का है, बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन क्या होता है यहाँ के बाद लगता है कि जैसे वो टेढ़ा है, टूट गया है और इस तरह से नजर आ रहा है। यहाँ पे भी यही है, इसका जो लोअर पोर्शन है इसका इमेज बन रहा है वहां पे, हर एक पार्ट थोड़ा सा रेज्ड अपीयर हो रहा है। यहाँ पे भी क्या होता है, ऐसा यदि दिख रहा है तो किस कारण से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके। यस। और कुछ एग्जांपल है जो लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ध्यान देना, लेकिन एग्जांपल यहाँ पे तो जान लेते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार्स जो ट्विंकल अपीयर होता है वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही कारण होता है। ऐसा है, ये स्टार से जो लाइट रे आ रहा है ये अर्थ है, ये अर्थ के चारों ओर जो एयर का स्फीयर है, एटमॉस्फेयर, जहां पे डेंसिटी अलग अलग है। नीचे का एयर जो है वो भारी होता है, आपको पता है
पार्टिकल सामने सामने है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एयर का डेंसिटी कम होता जाता है। मतलब लाइट रे जो है जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो कई बार बेंडिंग होता है इसका, इसीलिए इसीलिए इसका पोजीशन जो है वो चेंज करता रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ। जो स्टार है वो रियल पोजीशन में ना दिखे, अपरेंट पोजीशन पे दिखता है, और वो भी वैरी करता है। और वही वैरी करने के कारण क्या है कि वो ट्विंकलिंग इफेक्ट डालता है, मतलब उसका जो लाइट का इंटेंसिटी है ऐसा लगता है कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहां पे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हालांकि ये भी रिफ्रैक्शन का ही पार्ट। ठीक है, समझ गए? यस सर। आगे अभी बस एक एग्जांपल बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अभी नहीं देंगे, लास्ट में ये आप पढ़ोगे ही लास्ट चैप्टर में। सन जो है एक्चुअल में सनराइज जब होता है, एक्चुअल में मान लो कि 5:10 में सनराइज हुआ, तो 5:10 में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन सही मायने में हॉरिजॉन से ऊपर वो 2 मिनट के बाद आता है। मतलब एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही सन हम लोग को दिखने लगता है, सनराइज हो जाता है, मतलब सन एपियर हो जाता है, हम लोग के लिए दिखने लगता है। कब? 2 मिनट पहले। अर्थ, जैसे ये अर्थ है, ओरिजिन इसको बोलते हैं। अर्थ से यदि देखें बहुत 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 दूर, जहाँ पे स्काई अर्थ को टच करता नजर आता है, यहाँ पे यदि सन आ गया, आप समझ सकते हो कि सन स्टेशनरी है, अर्थ ही रोटेट करता है, लेकिन हम लोग को जैसा फील होता है उसी की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सन एक्चुअल में जब हॉरिजॉन से नीचे होता है 2 मिनट समय और लगेगा यहाँ तक आने में, लेकिन वह दिखने लगता है। लाइट जो इस तरह से जाता है, ये बैंड करके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने के कारण ये बैंड करके क्या होता है, हम तक पहुंच जाता है, 2 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो ये बोलते हैं एडवांस्ड सनराइज। एडवांस सनराइज और एक डिलेड सनसेट भी है। तो एडवांस सनराइज का भी रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या ये समझे? एग्जाम्पल? यस सर। फिर देखते होंगे लेमोनेड वगैरह, शरबत भी बोल सकते हो, ठेला वगैरह में बनाता है, तो वहां पे ग्लास में क्या करता है, नींबू, ठीक है, लेमन उसमें डाल के रख दिया, उसको उठाएगा, पानी में डाल के रखा हुआ उठाएगा तो लगेगा छोटा, लेकिन जब उसके अंदर है तो बड़ा नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे भी रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी जो एक एग्जांपल दिए कि कॉइन रेज्ड अपीयर होता है, और इससे भी रिलेटेड एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आएगा और प्रूफ भी हम लोग करेंगे, आगे के टॉपिक में है। इसी पर बेस्ड और एक है एग्जांपल, यदि आप कोई ऑफिस या प्रिंसिपल चैम्बर गए, खासतौर पर ये देखने को मिलता है कि प्रिंसिपल का जो टेबल है उसके नीचे बहुत सारा मान लो कि पेपर वगैरह रखा हुआ है, मान लो कि हॉलीडे इस सेशन का लिखा हुआ है और भी कुछ, और दबा हुआ है एक ग्लास स्लैब से, मोटा ग्लास स्लैब से। तो एक्चुअल में जितना डेप्थ पे है लेटर्स प्रिंटेड ऑन द पेपर, एक्चुअल में जितना डेप्थ पे है उतना नजर नहीं आता है, थोड़ा सा ऊपर नजर आता है, रेज्ड अपीयर होता है। सेम रीजन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेज्ड अपीयर होता है। ये भी आपको एग्जांपल मिलेगा, न्यूमेरिकल्स में भी ऐसा क्वेश्चंस दिखेगा। क्या समझे जो हम बता रहे थे कि यस सर। लेटर्स है ना, तो ग्लास स्लैब के नीचे कोई पेपर है, उसमें जो प्रिंटेड लेटर्स है वो रेज्ड अपीयर होता है। यहाँ पे भी रीजन यही है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। और भी कुछ एग्जांपल्स बुक में मिल सकता है, पढ़ोगे आप लोग, यदि दिक्कत होगा उस एग्जांपल को समझने में तो आप बताना, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, समझाएंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुली देखो, यहाँ पे दो टर्म आपके पास आने वाला है, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखिए देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन हम बाद में पढ़ते हैं, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेते हैं? कोई ऑप्टिकल मीडियम का। ऑप्टिकल मीडियम मतलब जिससे लाइट रे पास कर सके। चलो हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, न्यूमरेटर में लेंगे, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको पता है 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर याद रख सकते हो, वाटर और ग्लास दो को याद रखना, और बाकी वैक्यूम या एयर में तो ये है। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट है 2.25 × 10⁸। ये कटेगा 300/225, कैलकुलेट करोगे आएगा 1.33, है ना, 1.33। इसी तरह से एक यदि हम दूसरा एग्जांपल लें, ग्लास का यदि आप ले, यहाँ पे भी आप बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸। कैंसल होगा, वैल्यू देगा 1.5। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालते हैं, इसका मतलब क्या है? यह एक रेशियो है किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दैट मीडियम मतलब क्या? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं। यदि ग्लास का निकाल रहे हैं तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? ये डिनोमिनेटर में होगा, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या है? ये न्यूमरेटर में होगा। दोनों का जब रेशियो लेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा हमें, उसी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिर्फ बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, वाटर के लिए यदि हम लिए
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, रेशियो से वैल्यू आया 1.33। ठीक है, अब आप देखो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो अभी हम किए वही लिखाए हुए। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम is called refractive index of that medium। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो डिनोमिनेटर में लेंगे और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो न्यूमरेटर में। ये जो रेशियो होगा इसी को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। क्या समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यस सर। किन्हीं को डाउट? इसमें और भी चीजें बताने वाले हैं, डाउट है यहाँ तक में तो बताओ। नो सर। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग? इससे हम लोग को दो इंफॉर्मेशन मिलता है, ध्यान देना। पहला, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, यदि हम बहुत सारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें और सारे वैल्यू को डाटा में एक टेबल में पुट कर लिए, आपके बुक में टेबल दिया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं कि यदि इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब मीडियम का डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ग्लास का ज्यादा है, तो यहां से तो ये तो हमें पता है कि वाटर से ज्यादा डेंसिटी है ग्लास का, तो एक यहां से ऑब्जर्वेशन तो सामने आ रहा है कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, पहला पॉइंट ये है, पहला इंफॉर्मेशन ये मिलेगा। सेकंड इंफॉर्मेशन, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? घटेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होना मतलब स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या होगा? कम होगा। ठीक है, आप देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम है, ग्लास में ज्यादा है, मतलब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कम है। किसके कंपैरिजन में? वाटर में स्पीड ऑफ लाइट जो है इसके कंपैरिजन। ये दो पॉइंट हम लिखा देंगे नोट के तौर पर। समझ में आया? यस। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, दोनों पॉइंट हम लिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। बिठा दे। यस सर, डन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना? सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। सबके लिए पॉज हो गया क्या सबका? यस सर।
अभी आया कि अभी भी नहीं आया? नो सर। अच्छा, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, आ जाना चाहिए। बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड? तो स्क्रीनशॉट ले लो। नो सर, जब आप रब करे तो उसी टाइम पॉज हो गया। ओहो, आ जाएगा आ जाएगा, यहाँ तो दिखा है। अभी भी नहीं आया? नो सर। हम डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट करते हैं। अब ठीक है ना? अब ठीक दिख रहा है? नो सर सर। ब्लैक कर है। ये सर ब्लैंक है एकदम। कुछ देर था, 5 मिनट को ठीक करता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये फिर से दिखा देंगे, या यदि समझ में आ गया तो लिखना। देखो, अब इसी में देखोगे, अभी हम लोग स्पीड ऑफ लाइट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं वैक्यूम से। वैक्यूम या एयर से जब कंपेयर कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हम एक मीडियम का कंपैरिजन किसी दूसरे मीडियम में से करेंगे, वैक्यूम या एयर नहीं होगा तो भी। जैसे वाटर का कंपैरिजन हम लोग ग्लास से कर सकते हैं, ऐसा हम लोग निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में यही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज यही रहने देते हैं, ओके, ठीक है। ओके सर। थैंक यू ठीक है, सर। मिलते हैं। थैंक यू सर।